जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डी यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना एजुकेटर शुभम सर आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे मैं आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ SOC का 201 का प्रीवियस ईयर पेपर। स्टूडेंट्स, ये आपका सोशोलॉजी का जो हमारे BA थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सोशोलॉजी का 201 का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर अवेलेबल है। पेपर के टाइटल की बात करें तो सोशल चैलेंजेज एंड मूवमेंट 1, ठीक है। तो सोशल चैलेंज एंड सोशल मूवमेंट 1 इस पेपर का आपका टाइटल होने वाला है स्टूडेंट्स, और ये आपके सोशोलॉजी का ही प्रीवियस ईयर पेपर है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और देखिएगा कैसे क्वेश्चन आए थे और उनके राइट आंसर क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टूडेंट्स आपको ले चलूंगा क्वेश्चन की तरफ। साथ ही साथ स्टूडेंट का कहना चाहूँगा जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को फ्रेंड से जरूर शेयर करिएगा। स्टूडेंट्स, आपके लिए हम बहुत मेहनत करके वीडियोस रेडी करते हैं। हमारे अपने भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में हम सब छोड़कर आपके लिए लगे रहते हैं। तो आपका शेयर और सपोर्ट बनता ही है। तो देखना है कितने लाइक और कितने शेयर आप कर देते हैं इस वीडियो को। और स्टूडेंट, आप कहाँ से किस कॉलेज से वीडियो देख रहे हो स्टूडेंट हो और कहाँ से वीडियो देख रहे हो हमें कमेंट करके बताना मत भूलना। साथ ही साथ स्टूडेंट किसी और पेपर के भी प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए होंगे तो आप हमें कमेंट करेगा, हम उसको लाने की कोशिश करेंगे। तो बिना आपका कोई भी समय वेस्ट किए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से निम्न जनजातियों की परिस्थिति में होने वाला कौन सा परिवर्तन संस्कृतिकरण से संबंधित नहीं है? तो संस्कृताइजेशन से संबंधित कौन सा नहीं है? तो कह रहा है आर्थिक परिस्थिति में सुधार, सामाजिक परिस्थिति में सुधार, और यानी समाज इकोनॉमिक स्टेटस में सुधार, सोशल स्टेटस में सुधार, परंपरागत कर्मकांडों में वृद्धि यानी ट्रेडिशनल रिचुअल में इंक्रीजमेंट, और करा प्रमुख जातियों से व्यवहार को मान्यता। तो सांस्कृतिक परिवर्तन की जब बात करते हैं तो इसमें आर्थिक चीजें, उतना आर्थिक परिस्थिति में कि आप कितना आर्थिक रूप से सबल हो गए हैं, ये संस्कृतिकरण से संबंधित नहीं होता है, ठीक है। ये तो आपका इकोनॉमिक स्टेटस है, तो आप संस्कृति से नहीं है, ये आपके विकास और डेवलपमेंट से जरूर जुड़ा हुआ है, लेकिन ये संस्कृति से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। प्रगति है, अब प्रगति प्रोग्रेस क्या है? तो प्रोग्रेस स्टूडेंट कह रहा है कि क्या है, नैतिक अवधारणा, साधारण अवधारणा, या जटिल धारणा, या नैतिक धारणा। तो नैतिक धारणा नहीं स्टूडेंट, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है जिसको जटिल अवधारणा या जटिल धारणा कह सकते हैं आप। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है इसमें स्टूडेंट, क्योंकि इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब कारण लिप्त होते हैं। तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैक्टर इसके अंदर जुड़े हुए होते हैं एक डेवलपमेंट के अंदर। तो ये एक जटिल अवधारणा है, जटिल धारणा है, ठीक है। बी स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट भी करिएगा। हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किसने उद्विकास को एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन माना है? यानी जो इवोल्यूशन होता है यानी उद्विकास, इसको एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन किसने माना है, ऐसा ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो आपका ऑप्शन ए लिख रहा है आर्गबर्न एंड निम्कॉफ ने माना है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका तीसरे का ए सही रहेगा, आर्गबर्न एंड निम्कॉफ, ठीक है। इसका ऑप्शन ए राइट होगा। तो स्टूडेंट, आर्गबर्न और निम्कॉफ ने ये जो दोनों समाजशास्त्री थे, ये मानते थे कि जो विकास यानी जो उद्विकास यानी इवोल्यूशन होता है वो डायरेक्शनल होता है, एक निश्चित दिशा में चलता है, और उसके एक डिफिनिट पैटर्न यानी उसका एक डिफिनिट तरीका होता है, पैटर्न होता है, ठीक है। एक दिशा में चलता है, उसका एक डिफिनिट पैटर्न होता है, और जो समाज की में बदलाव और विकास से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक कारक नहीं, सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक कारक नहीं है। तो क्या नहीं अवरोधक कारक, यानी क्या सामाजिक परिवर्तन को रोक नहीं रहा है? तो स्टूडेंट, जड़ता यानी इनर्सिया, यानी आप परिवर्तन की तरफ चलना ही नहीं चाहते हैं, जहां पे है हम कहते हैं वैसे ही ठीक है, तो ये तो अवरोध नहीं करता है। जड़ता तो सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक कारण नहीं, यानी अवरोध करने वाला कारण नहीं है। तो कह रहा है जड़ता ये है, अज्ञानता ये भी अवरोध करने वाला कारण है, तो दोनों सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है परंपरा के प्रति उदासीनता, परंपरा के प्रति उदासीनता, तो ये जो है ये अवरोधक कारण नहीं है, ठीक है। ये अवरोधक जो कारण नहीं है, ठीक है, अवरोधक कारण नहीं है, नॉट अ हिंडरिंग फैक्टर, यानी रोकने वाला कारण नहीं है। तो परंपरा के प्रति जो उदासीनता है ये सामाजिक परिवर्तन को ले आता है, उसको रोकता नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। इस क्वेश्चन को तो ध्यान से आपको पढ़ने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, खाली स्थान के बाद पूछा है सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। तो सामाजिक परिवर्तन की क्या विशेषता नहीं है स्टूडेंट्स? तो कह रहा है सामाजिक प्रकृति, सरल तत्व, असमान गति और स्वाभाविक। तो स्टूडेंट, सरल जो तथ्य, जो सिंपल फैक्ट है, ये सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन हमेशा कठिन होता है, जटिल होता है, आसान तो बिल्कुल नहीं होता है। तो बी वाला ऑप्शन आपका
जो है वो विशेषता नहीं में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह संस्कृति जिसे हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ऐसा पूछ रहा है। तो स्टूडेंट इसको अभौतिक या अमूर्त संस्कृति कहते हैं। जो ऑप्शन बी है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, वो संस्कृति क्या कहलाएगी? नॉन मटेरियल कल्चर कहलाएगी। अब स्टूडेंट आप ध्यान रखिएगा, मटेरियल कल्चर एंड भौतिक संस्कृति में जैसे वो चीजें आती हैं जिसको आप छू सकते हैं, जैसे कोई विकास के जैसे विभिन्न टूल, जैसे कंप्यूटर हो गया, मशीन हो गई, ये सब छू सकते हैं। जैसे क्लॉथ हो गया, बड़ी बड़ी भवनें, डिजाइन, ये सब इनको छुआ जा सकता है। तो ये भौतिक संस्कृति के कारण है। अभौतिक में भाषा आती है, मान्यता आती है, विचार आते हैं, ठीक है, मान्यता आती है, परंपरा आती है। तो अभौतिक शासन है जिसको हम छू संस्कृति के जो वो कारण है, ये जो कारण जो मैंने बताया आपको कि जिसमें भाषा, मान्यता, परंपरा, ये सब जो है अभौतिक संस्कृति के उदाहरण है। तो ठीक है, तो ये अभौतिक संस्कृति हो जाएगी जिसको हम छू सकते हैं, सिर्फ इनको हम क्या कर सकते हैं? महसूस ही कर सकते हैं। भौतिक संस्कृति के जो उदाहरण है उनको, उससे ही आप समझ सकते हैं कि उनको छुआ जा सकता है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन के लिए जनसंख्यात्मक कारक को उत्तरदायी ठहराया है। यानी डेमोग्राफिक फैक्टर, जनसंख्यात्मक कारक को बोल रहा है। डेमोग्राफिक फैक्टर सोशल चेंज में किसने, मतलब जो है जनसंख्यात्मक कारक को माना है कि ये सामाजिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। तो स्टूडेंट जब हम इसकी बात करते हैं तो ऑकबर्न और बेबर ने माना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा कि ऑकबर्न और बेबर ने ही जो है डेमोग्राफिक फैक्टर को सोशल डेवलपमेंट या सोशल चेंज के लिए इंपॉर्टेंट माना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट मैं आपको ऑप्शन वहीं पे बताता हूं जहां पे जरूरत रहती है। अगला क्वेश्चन, चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसने दिया? यानी इसको देखिए स्टूडेंट, कहीं कहीं आपको नाम अंग्रेजी में भी याद रखने होंगे। तो थियरी ऑफ चैलेंज एंड रिस्पांस, तो चैलेंज एंड रिस्पांस की जो थियरी है, इसको किसने दिया? डायरेक्ट ऐसे भी लिखेगा चैलेंज और रिस्पांस की थियरी, तो ये बिल्कुल आप याद रखेगा, टैनबी इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, टैनबी जो था, इसने आर्नोल्ड जे टैनबी इनका पूरा नाम है। तो इन्होंने थियरी ऑफ चैलेंज एंड रिस्पांस दिया था। ये ब्रिटिश हिस्टोरियन है, ब्रिटिश इतिहासकार थे, और इन्होंने कहा था कि सोसाइटी में जो प्रोग्रेस होता है वो चैलेंज और रिस्पांस, यानी जो चुनौतियां और उसके जो चुनौतियों को जो उत्तर मिलता है उससे होता है। ठीक है, तो चुनौतियों और उनके प्रति उत्तर से ही समाज का क्या होता है? प्रोग्रेस यानी विकास होता है। तो टैनबी आपका राइट आंसर होगा। स्टूडेंट अगर वीडियो आपको फास्ट लगता है तो आप वीडियो स्लो करके देखिएगा। हम टाइम बचाने के लिए वीडियोस को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं, तो आप इसको स्लो कर लीजिएगा। ठीक है, वेबर ने विश्व के कितने धर्मों का अध्ययन किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो वेबर ने विश्व के 5 धर्मों का अध्ययन, ऐसा पता चलता है 5 धर्मों का अध्ययन किया है। और वो 5 धर्म क्या क्या है? तो इसमें स्टूडेंट जुडाइज्म, यहूदी जूडिज्म, सॉरी, तो जूडिज्म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और इस्लाम। तो हिंदू धर्म का अध्ययन किया है, इस्लाम धर्म का किया है, बुद्धिज्म का किया है, क्रिश्चियनिटी का किया है, और जुडाइज्म का किया है। जुडाइज्म, JUDAISM, जुडाइज्म का अध्ययन किया है। तो 5 आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन पूछ देगा कौन सा नहीं अध्ययन किया, तो आप 5 के नाम लिख के याद करिएगा। छोटी छोटी बातें स्टूडेंट पेपर को अच्छा कराती हैं आपके। स्टूडेंट साथ ही साथ आप महामैराथन चाहते हैं तो मुझे महामैराथन कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए एक महामैराथन रेडी कर दूंगा। प्रकृति प्रवरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो प्रकृति प्रवरण का सिद्धांत की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये जो ठीक है, तो स्टूडेंट प्रकृति प्रवरण का ये जो सिद्धांत है, जिसको नेचुरल सिलेक्शन का हम सिद्धांत कहते हैं, इसको डार्विन ने अपनी पुस्तक में दिया हुआ है। ठीक है, डार्विन की पुस्तक का क्या नाम है? डार्विन की पुस्तक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजातियों का उदय, 1859 में पुस्तक आई थी। इसमें उसने प्रकृति के प्रवरण का सिद्धांत, मानव के उदय का कैसे इंसान का ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ, इस सारी बातों को इसमें डार्विन ने किया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं स्टूडेंट क्या कर रहा है। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, देखिए ऐसे ही किताबों के नाम तो बिल्कुल अंग्रेजी में ही याद करके जाएगा। तो डिक्लाइन मतलब पतन होता है एक तरह से। तो वेस्ट का पतन या नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो स्टूडेंट वेस्ट का पतन यानी डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट नाम की पुस्तक ओसवाल्ड ने लिखी है। ठीक है, ओसवाल्ड की ये पुस्तक, ओसवाल्ड स्पेंगलर इनको कहते हैं, साथ में ओसवाल्ड भी मिलेगा आपको। तो स्पेंगलर ने ये पुस्तक 1918 में लिखी थी। ठीक है, 1918 में ये पुस्तक इनकी आई थी, इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विकास के कौन से स्तर पर मानव घटनाओं की व्याख्या उसके गुणों के आधार पर करता है? यानी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके क्वालिटी पे करता है जो। ठीक है, तो कह रहा है ठीक है, डेवलपमेंट की व्याख्या उसके गुणों यानी जो है क्वालिटी पे करता है। तो स्टूडेंट विकास के धार्मिक स्तर पे इंसान जो है चीजों की व्याख्या या इवेंट यानी घटनाओं की व्याख्या उसके गुणों के आधार पे करता है। तो ऑप्शन ए आपका होगा धार्मिक स्तर। और स्टूडेंट कई लोगों को लगेगा वैज्ञानिक स्तर यानी साइंटिफिक एज पे, इस पे कारणों के ऊपर वो बात करता है कि क्या क्या कारण रहे होंगे वैज्ञानिक स्तर पे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आंतरिक वृद्धि आधार है, यानी
इंटरनल ग्रोथ किसका आधार है? तो कह रहा है विकास का, क्रांति का, उद्विकास का। तो स्टूडेंट जितना हमारे इंटरनल ग्रोथ होता है, जितना हमारा थॉट चेंज होता जाएगा, हम अलग अलग चीज़ों को के लिए, नए चीज़ों के लिए तत्पर होंगे, तो ये उद्विकास के का आधार होता है। ठीक है, विकास नहीं, उद्विकास आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। सामाजिक परिवर्तन का संबंध संस्कृति के किस पक्ष से है? तो स्टूडेंट सामाजिक परिवर्तन का जो संबंध होता है वो संस्कृति के भौतिक और अभौतिक दोनों पक्ष से होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ए एंड बी बोथ। ए एंड बी आपका राइट होगा कि कल्चर का सोशल चेंज होता है वो नॉन मटेरियल और मटेरियल दोनों एस्पेक्ट से जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होता है, किस स्तर पे को मछली पकड़ने और तीर धनुष की कला का ज्ञान था? यानी इंसान मछली पकड़ सकता था और तीर धनुष भी चला सकता था। तो स्टूडेंट ये काल जो था ये असभ्यता का काल था। ठीक है, बार्बेरिज्म वाला पीरियड था। इस काल में मनुष्य जो है शिकार करने की कला उसके अंदर विकसित हो गई थी। वो अपने खाने पीने के लिए शिकार करना जानता था। ठीक है, तो ये माना जाता है कि यही सबसे ज्यादा ह्यूमन का स्टेज है जिसमें इंसान शिकार करना, अपने लिए भोजन जुटाना सीख गया था। ठीक है, और बाकी जो जंगलीपन है, ठीक है, तो ये अच्छा महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें ठीक है, तो बार्बेरिज्म में स्टूडेंट आपका असभ्यता में, और जो जंगलीपन में जो था स्टूडेंट, एक मिनट इसको अच्छे से समझ लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूज आप हो जा रहे हैं, मैं ही हो गया था, तो इसको समझ लेते हैं। तो असभ्यता जिसको बार्बेरिज्म कहते हैं, यही वो स्टेज था स्टूडेंट जिसमें इंसान क्या कर लेता था, वो इस स्टेज में जाके नए नए हथियार बनाने लगा था, अपने शिकारी प्रवृत्ति को अंजाम देने के लिए, अपने खाने के लिए इंतजाम करने के लिए वो नए नए हथियार बनाता, पत्थर के हथियार, मतलब घिस के वो मछली पकड़ने और तीर धनुष की कला का उसको ज्ञान आप कह सकते था, जिससे वो अपने भोजन का इंतजाम करता था, वो योद्धा के लिए नहीं करता था। इस बात को आप समझिएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म कब हुआ था? अगला प्रश्न बोला हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो हर्बर्ट स्पेंसर के जब हम जन्म की बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये आपका इनका हो जाता है कि 1820, जो ऑप्शन सी आपका कह रहा है 1820 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है इस तरह का भी, अब ईयर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहा है। तो 1820 जो ऑप्शन सी है वो आपका राइट आंसर है। 27 अप्रैल डर्बी इंग्लैंड में, 27 अप्रैल भी डेट से भी कंफ्यूज करेगा, क्योंकि अब एग्जाम में देख रहे हैं 27 28 अप्रैल ऐसे ऐसे आ रहा है। तो 27 अप्रैल डर्बी, इंग्लैंड के डर्बी नामक शहर में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास आधारित है, यानी सोशल इवोल्यूशन किस पे आधारित है? तो ये जो सोशल इवोल्यूशन है स्टूडेंट, ये इनका बात करता है आपके भौतिक विकास और प्राणी शास्त्रीय विकास के सिद्धांत पे, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट और जूलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करता है। ठीक है, तो ठीक है, तो ऑप्शन सी आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिए कि भौतिक विकास के प्राणी शास्त्रीय विकास के सिद्धांत पे, भौतिक विकास और प्राणी शास्त्रीय विकास के सिद्धांत पे ये जो स्पेंसर का उद्विकास का मॉडल आधारित है। ठीक है, स्पेंसर के उद्विकास का मॉडल इसी पे आधारित है। किसका कथन है इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीट भी होता है स्टूडेंट। तो ये कार्ल मार्क्स ने इसको कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा कार्ल मार्क्स। इन्होंने हिस्ट्री इज द ग्रेवयार्ड ऑफ अरिस्टोक्रेसीज कहा है, कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, संस्कृति को भोगवादी, विचारात्मक और आदर्शात्मक रूप में किसने निरूपित किया है? तो संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो सेरोकिन ने इसको जो है रिनोवेट, आइडेशनल और आइडियलिस्टिक, तीन पार्टों में क्या किया है, इसको अलग अलग टाइप में बताया है। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा, सेरोकिन। ठीक है, सेरोकिन आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थियरी ऑफ द लेजर क्लास, थियरी ऑफ द लेजर क्लास की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो थियरी ऑफ लेजर क्लास नाम की पुस्तक किसने मतलब थियरी ऑफ द लेजर क्लास पुस्तक किसने लिखी है, नामक पुस्तक किसने लिखी हुई है? ठीक है, तो थियरी ऑफ द लेजर क्लास पुस्तक आपका हो जाता है वेबलेन का। ठीक है, वेबलेन के पूरे नाम की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो इनका जो पूरा नाम था थॉस्टीन वेबलेन था। ठीक है, थॉस्टीन वेबलेन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? करा परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये तो ठीक कथन है, ये बहुत पॉपुलर है और सबसे सही कथन है। प्रत्येक परिवर्तन प्रगति है। फिर नीचे देख लेते हैं, प्रगति एक ऐच्छिक परिवर्तन है, प्रोग्रेस इज अ डिजायर्ड चेंज, यानी प्रगति वो चीज है जो मतलब हम चाहें तो ही वो, मतलब जो इंसान चाहता है वही परिवर्तन प्रगति है।
या प्रगति एक नैतिक धारणा है। तो स्टूडेंट ये दोनों तो ठीक लग रहा है, लेकिन प्रत्येक परिवर्तन प्रगति है ऐसा नहीं है। हर परिवर्तन जो होता है वो प्रगति नहीं होता है, क्योंकि जो प्रगति होता है वो ऐच्छिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, लेकिन बी आपका गलत है। साइलेंट वैली भारत के किस राज्य में स्थित है? तो स्टूडेंट साइलेंट वैली जो है, साइलेंट वैली जो है केरला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? साइलेंट वैली जो है वो केरला में स्थित है। ठीक है, इसमें जैव विविधता, अक्षुण्ण वन और शांत वातावरण के लिए अपना जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जैव विविधता और यहाँ पे मतलब बहुत सारे जानवरों के संरक्षण के लिए ये पॉपुलर है। ठीक है, और जानते हैं साइलेंट वैली को 1984 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। 1984 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है, ये भी आप अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे दुर्लभ और लुप्त प्राय पौधे और जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं, जो लुप्त हो गए और कहीं नहीं है, बस यहीं पे है, तो केरल में है। नैसर्गिक प्रतिबंध की अवधारणा किसकी है? स्टूडेंट ये बड़ा अच्छा, नेचुरल रिस्ट्रिक्शन, नेचुरल रिस्ट्रिक्शन की अवधारणा किसकी है ऐसा पूछ रहा है। तो नेचुरल रिस्ट्रिक्शन की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये अवधारणा आपकी हो जाती है। ठीक है, तो ये अवधारणा माल्थस जो था आपका, ठीक है, माल्थस से जुड़ा हुआ है, इसने माल्थस का, ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये अवधारणा माल्थस की है। नेचुरल रिस्ट्रिक्शन यानी नैसर्गिक प्रतिबंध की अवधारणा माल्थस की है। जनसंख्या वृद्धि, इसने कहा था कि जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो खाद्य यानी खाद्य उत्पादन से अधिक तीव्र यानी और तेजी से होती है। ठीक है, और ये आप याद रखिएगा, तो माल्थस आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन को जब हम देखते हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से विचारकों एवं सामाजिक परिवर्तनों के कारक का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा मैच गलत है, यानी कौन किससे नहीं जुड़ा हुआ है और कौन सा गलत दिया हुआ है इसमें, ये हमको बताना है। तो स्टूडेंट ये जो बोल रहा है कि आर्थिक कारण मार्क्स, यानी मार्क्स ने बताया ना कि इन्होंने संघर्ष का सिद्धांत भी जो है मार्क्स का है। ठीक है, जो क्लास संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल का सिद्धांत मार्क्स का है। तो ये आर्थिक संघर्ष बताएं बड़े क्लास और छोटे क्लास में, यानी अमीर वर्ग और गरीब वर्ग में हमेशा क्या होता है, जो संघर्ष चलता रहता है। प्रौद्योगिक कारक पैरेटो, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर कह रहा है पैरेटो। ठीक है, तो स्टूडेंट ये वाला थोड़ा सा डाउट लग रहा है, आगे देख लेते हैं। जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक फैक्टर, जो आगे अभी ऊपर सिद्धांत था नैसर्गिक सिद्धांत, तो ये माल्थस का है, ये तो ठीक है। सांस्कृतिक कारण सेरोकिन का है, तो बिल्कुल सब सही है। बी वाला ऑप्शन जो है ये आपका गलत है, क्योंकि प्रौद्योगिक कारण की जब हम बात करते हैं तो ये इससे वेवलेन जुड़ा हुआ है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर से वेवलेन जुड़ा हुआ है, ना कि पैरेटो। पैरेटो तो है कुलीन तंत्रों और शक्ति वितरण से जुड़ा हुआ है, शक्ति वितरण का, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन से पैरेटो जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वेवलेन रहता तो ये भी मैच सही हो जाता। शारदा एक्ट कब पारित हुआ? ठीक है, तो स्टूडेंट जब शारदा एक्ट की बात करते हैं तो शारदा एक्ट 1929 में पारित हुआ है, 1929 में पारित हुआ है। और शारदा एक्ट के बारे में जो और भी बातें बताऊं स्टूडेंट, तो शारदा एक्ट जो है ये बाल विवाह निरोधक अधिनियम था। जब कम उम्र में बच्चों की शादी हो रही थी तो सबसे पहले विवाह को लेकर ये पारित हुआ था 28 सितंबर 1929 में। 28 सितंबर, आज़ादी के पहले, आप समझ सकते हो। 28 सितंबर 1929 में हरविलास शारदा के अथक प्रयासों से इसको लागू कराया गया था। और इसमें पहली बार लड़कियों के लिए शादी की उम्र 14 और लड़कों के लिए 18 निर्धारित की गई थी। नोट कर लीजिएगा, बाद में तो आप जानते हैं 21 हो गया है। ठीक है, लड़कों के लिए 18 हो गया। चिपको आंदोलन संबंधित है, तो स्टूडेंट चिपको आंदोलन संबंधित है उत्तराखंड से, ज्यादातर उत्तराखंड से संबंधित है। और इससे कौन कौन जुड़ा था, तो इससे आपको याद आ रहा होगा, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा और इसमें प्रमुख थे। ठीक है, तो गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा इसमें प्रमुख व्यक्ति थे। 1973 में, 1700 कह रहा हूँ, 1973 में ये चमोली में शुरू हुआ था उत्तराखंड के। ठीक है, तो 1973 चमोली में शुरू हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना किए जाने सॉरी फिर से पढ़ते हैं। ब्रह्म समाज द्वारा किया जाने वाला आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ब्रह्म समाज से कौन जुड़ा हुआ है? राजा राम मोहन राय। और ये किससे जुड़े हुए थे? ये सुधारवादी आंदोलन से जुड़े थे, जिसमें स्त्री विधवा विवाह, पुनर्विवाह भी शामिल था। बच्चों की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, ये सब से जुड़ा था। तो सुधारवादी आंदोलन से आपके राजा राम मोहन राय जुड़े हुए हैं। और ये ब्रह्म समाज द्वारा, और ब्रह्म समाज की भी स्थापना इन्होंने की थी, तो ये सुधारवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाज के अधिकांश सदस्यों को संज्ञान में आए बिना, ठीक है, ध्यान से इसको स्टूडेंट को देखिएगा कि अधिकांश जो है, समाज के अधिकांश सदस्यों के संज्ञान में आए बिना सामाजिक परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उस सामाजिक परिवर्तन को हम स्टूडेंट क्या कहते हैं? प्रच्छन्न परिवर्तन कहते हैं, लैटेंट चेंज।
इसको हम क्या कहते हैं, लैटेंट चेंज, प्रच्छन्न परिवर्तन कहते हैं। प्रच्छन्न परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जो समाज में धीरे धीरे होता है और लोग इसको तुरंत महसूस नहीं कर पाते हैं, पर ये परिवर्तन बहुत गहरे स्तर के होते हैं और समाज की संरचना और मूल्यों को प्रभावित कर देते हैं। इनका लोगों को एहसास नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे ये परिवर्तन अपनी जगह बना लेते हैं और समाज के लिए बड़े महत्वपूर्ण साबित होते हैं। अगला प्रश्न, ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टूडेंट, ह्यूमन सोसाइटी जो है हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक है। ठीक है, ये हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, हर्बर्ट स्पेंसर। स्टूडेंट, स्पेंसर को और आकबर्न को, इनको बड़े ध्यान से पढ़ के जाएगा। स्पेंसर, आकबर्न, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डार्विन, कार्ल मार्क्स, सेरोकिन, इनको थोड़ा विचार को अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो पेपर आपका बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, सामाजिक उद्विकास की अवधारणा संबंधित है। तो सोशल इवोल्यूशन, थियरी ऑफ सोशल इवोल्यूशन कौन दिया है स्टूडेंट? इसको आप तो मुंह पे आपको याद होगा। ठीक है, तो थियरी ऑफ, जब हम सोशल एवोल्यूशन की बात करते हैं तो ये हर्बर्ट स्पेंसर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसमें हर्बर्ट स्पेंसर तो इसके मतलब फादर माने जाते हैं सोशल चेंज के, सोशल इवोल्यूशन के। इनके साथ साथ ईबी टेलर, मॉर्गन, ये भी जुड़े हुए हैं। ईबी टेलर और मॉर्गन भी इनके साथ जुड़े हुए थे सामाजिक उद्विकास में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, पूछेगा कौन कौन संबंधित है, एक नाम नहीं रहेगा तो तीन नाम याद रखिएगा, हर्बर्ट स्पेंसर, ईबी टेलर और मॉर्गन। और ये सारे लोग किससे जुड़े हुए हैं? ये सोशल इवोल्यूशन यानी सामाजिक उद्विकास से जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन को प्रौद्योगिक कारणों को रेखांकित किया? तो अभी प्रौद्योगिक कारणों को मैंने पहले ही बताया, जहां मैच गलत दिया था, और प्रौद्योगिक कारण दिया है वेबलेन ने। ठीक है, प्रौद्योगिक, सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिक कारण वेबलेन का दिया हुआ है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। आर्थिक निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी? आर्थिक निश्चयवाद की अवधारणा की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये माल्थस का दिया हुआ है। सॉरी, आर्थिक निश्चयवाद पूछ रहा है, तो आर्थिक निश्चयवाद जो है ये मार्क्स, हाँ मार्क्स, ठीक है, इन्होंने बताया था ना क्लास संघर्ष, आर्थिक कारणों की बात मार्क्स करता है। और ये अमीर और गरीब वर्ग में संघर्ष, ये अमीर और गरीब वर्ग में संघर्ष की बात भी कार्ल मार्क्स करता है। तो क्लास वर्ग संघर्ष और आर्थिक निश्चयवाद की अवधारणा कार्ल मार्क्स की है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या पर प्रथम निबंध द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किसने लिखा? तो जो स्टूडेंट, जब प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो है माल्थस का लिखा हुआ है। ठीक है, ये माल्थस का लिखा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक माल्थस ने लिखी है। ठीक है, ये माल्थस का आपका हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने, रॉबर्ट माल्थस ने द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में इन्होंने जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों की सीमितता के बीच संबंध को एक्सप्लेन यानी समझाया था, एक्सप्लेन किया था। सांस्कृतिक विलंबना, ठीक है, यानी कल्चरल लैग, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट भी है आपके पेपर के लिए भी। तो कल्चरल लैग की बात हो रहा है कि सांस्कृतिक विलंबना का प्रत्यय किसने दिया है? तो सांस्कृतिक विलंबना का प्रत्यय ऑकबर्न का है। मैंने बोला ना, ऑकबर्न को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत देखिएगा, कारण देखिएगा, ये सब चीजें देख के जाइएगा। विलियम एफ ऑकबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा दी थी। और उनके अनुसार उन्होंने कहा था कि जब तकनीकी परिवर्तन तेजी से होता है तो संस्कृति धीरे धीरे बदल जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में तनाव और समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सांस्कृतिक विलंबना में ये बातें अकबर ने कही थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है? निम्नलिखित सामाजिक परिवर्तन का यानी नॉट फॉर्म ऑफ सोशल चेंज, तो क्या नहीं है? करा उद्विकास, प्रगति, प्रतिस्पर्धा, विकास। तो स्टूडेंट, विकास नहीं, प्रतिस्पर्धा जो होता है, प्रतिस्पर्धा से परिवर्तन आता है, लेकिन ये परिवर्तन का स्वरूप नहीं है, ये परिवर्तन का कारण है, कारक है, ये कारक है, ना कि ये उसका स्वरूप है। ठीक है, तो ये कारक है। तो प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन जो है वो सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है, ये कारक है उसका। विचारकों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा रेखीय सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है? रेखीय सामाजिक परिवर्तन से कौन सा संबंधित है, इसको ध्यान देना है। ठीक है, तो स्टूडेंट, जब इसको हम देखते हैं तो इसमें रेखीय सामाजिक परिवर्तन से कॉम्टे, स्पेंसर और मार्क्स जुड़े हुए हैं, जो ऑप्शन सी है। कॉम्टे, अगस्त कॉम्ट, जिसको कॉम्टे कहते हैं, कॉम्ट, और इसमें आपके स्पेंसर और मार्क्स जुड़े हुए हैं, तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। रेखीय अवधारणा से ये लोग जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने संस्कृति को भौतिक और अभौतिक में वर्गीकृत किया है? जैसे मटेरियल और नॉन मटेरियल में किसने बांटा है, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। तो मटेरियल और नॉन मटेरियल में अकबर ने बांटा है। ठीक है, अकबर, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, अकबर ने इसको बांटा हुआ है, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन से केवल हम उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और प्रकार्यों में घटित होते हैं? ठीक है, तो ये बात जो आपका करता है, ये बात करने में सेरोकिन का बड़ा योगदान है, ये बातें सेरोकिन की ही है। ठीक है, तो इन्होंने ही सामाजिक परिवर्तन को कहता है कि सामाजिक परिवर्तन से बस हम उसी परिवर्तन को समझते हैं जो सामाजिक संगठन यानी समाज की संरचना और प्रकार्यों में क्या होते हैं, घटित होते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट होगा, सेरोकिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन मानता है कि जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में होती है, यानी ज्योमेट्रिक रेशियो में होती है, जबकि वो खाद्यान्न उत्पादन गणितीय अनुपात में। तो जनसंख्या वृद्धि और खाद्यान्न दो चीज का जब आपको नाम आ जाए, तो मैंने पहले ही बताया था कि इन्होंने कहा था जनसंख्या वृद्धि खाद्यान्न उत्पादन से अधिक तेजी से होती है। और ये सारी बातें कौन कर रहा है, अगर आपको याद आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 23 में मैंने आपको बताया था, मुझे याद है। तो ये बातें आपका जो कर रहा है, ये माल्थस कर रहा है, ठीक है। माल्थस ने ये बातें की हैं, तो अगर थोड़ा सा भी याद रखेंगे, अगर आपको ये सिद्धांत नहीं याद आ रहा होगा, लेकिन कौन इन दोनों की बात किया, खाद्यान्न की और जनसंख्या की, तो माल्थस किया। जहां आपको दिख जाए दोनों में तुलना, तो आप माल्थस को आंख मूंद के टिक लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। वेवलेंथ का विलासी वर्ग, कह रहा है वेवलेंथ का विलासी वर्ग, ठीक है। और आपका अगला में कह रहा है मार्क्स का वर्ग संघर्ष। तो मैंने बताया क्लास स्ट्रगल वर्ग संघर्ष से तो मार्क्स जुड़ा हुआ, ये तो सही है। अब वेवलेंथ का विलासी वर्ग, वेवलेंथ का लेजर क्लास, पेरेटो का सांस्कृतिक विलंबना और सेरोकिन की सांस्कृतिक गतिशीलता, ये कह रहा है। तो पैरेटो की सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत के बारे में तो अभी हमने पहले बात कर ली। तो इस कल्चरल लैग, ठीक है। तो सांस्कृतिक विलंब का सिद्धांत किसका है, ऑगबर्न का है। किसका है, ऑगबर्न का है, ना कि पैरेटो का है। इस बात को याद रखिएगा। पैरेटो ने कुलीन वर्ग और शक्ति के वितरण पे ध्यान जोर दिया था। ये बातें मैंने पहले भी आपको बताई, अभी बता दे रहा हूँ। छोटी छोटी बातें स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, वीडियो फास्ट लगा स्लो करके देखिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा कि समाज धर्मशास्त्रीय और तात्विक तथा वैज्ञानिक अवस्थाओं से गुजरता है, यानी समाज जो है वो धर्मशास्त्री, तात्विक तथा वैज्ञानिक अवस्थाओं से होकर समाज गुजरता है। ये कथन किसका है, तो स्टूडेंट ये कथन मैक्स वेबर का है, ठीक है। मैक्स वेबर ने ये कथन कहा दिया था, ठीक है। मैक्स वेबर ने समाज के विकास को 3 चरणों में बांटा था, धर्मशास्त्री, तात्विक और वैज्ञानिक। तो यहाँ पे तात्विक की बात हो रही है, और इसको छोड़ के 2 वर्ग और बताए थे इन्होंने, तो धर्मशास्त्री और वैज्ञानिक। ये मैक्स वेबर ने 3 चरणों में समाज के विकास को बांटा था, याद रखिएगा, पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा। कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंधित है। अब मैंने बताया, देखिए क्लास स्ट्रगल, वर्ग कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, इसी का नाम बदल बदल के देगा, तो इसी को हम वर्ग संघर्ष, संघर्ष सिद्धांत, कार्ल मार्क्स इससे जुड़ा हुआ है। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संघर्ष सिद्धांत से कार्ल मार्क्स जुड़े हैं। मार्गन के अनुसार यौन साम्यवाद परिवार के विकास का कौन सा स्तर है। यौन यानी जो करा डेवलप सेक्सुअल कम्युनिज्म है, वो फैमिली डेवलपमेंट का कौन सा स्तर है, ऐसा ये पूछना चाह रहा है। तो स्टूडेंट ये तीसरा चरण है। ये कौन सा चरण है, मार्गन के अनुसार ये कौन सा चरण है, मॉर्गन, ये तीसरा चरण है, ठीक है। ये तीसरा चरण है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि लुई हेनरी मॉर्गन ने परिवार के विकास को विभिन्न चरणों में बांटा था, और एक चरण में लैंगिक साम्यवाद था, जिसे उन्होंने परिवार के विकास का तीसरा चरण माना था, ठीक है। इस चरण में समाज में लैंगिक संबंधों में अधिक स्वतंत्रता होती थी। तो ऑप्शन डी सी सही हो जाएगा, तृतीय। मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है। तो मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, क्लास स्ट्रगल, कह रहा कीमतों में वृद्धि, राजनीतिक व्यवस्था और वो, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, कार्ल मार्क्स क्लास वर्ग संघर्ष से जुड़े हुए हैं। तो आपका अब ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वर्ग संघर्ष। निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है। तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी किससे जुड़ा हुआ है, जनसंचार, सामाजिक नियोजन, औद्योगिकरण या लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जब जुड़े होने की हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये आपका जो है जनसंचार से जुड़ा हुआ है, ठीक है, मास कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट याद रखिएगा 11 मई 1998 में भारत ने अपना सफल परमाणु प्रक्षेपण किया था, परीक्षण जिसको आप कहते हो, वो किया था। पोखरण में सफल परमाणु प्रक्षेपण कर लिया था 11 मई 1998 को, और भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया। इसी के साथ 11 मई को भारत ने हंस 3 एयरक्राफ्ट का भी सफल परीक्षण किया था, मतलब अलग अलग तिथियों में, मतलब अलग वर्ष में, लेकिन तिथि यही थी। तो 11 मई को ही हंस एयरक्राफ्ट का भी सफल प्रक्षेपण, और त्रिशूल मिसाइल भी का भी इसी तिथि को अलग अलग वर्षों में सफलतापूर्वक इसकी टेस्टिंग की गई थी। तो 11 मई बहुत खास दिवस है, इसीलिए 11 मई को जो है प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। किस प्रक्रिया के आधार पर किसी समुदाय की जाति की गतिशीलता नापी जाती है। जिस प्रक्रिया के आधार पर जो किसी कम्युनिटी की मोबिलिटी यानी गतिशीलता को मापी जाती है, वो क्या कहलाता है, ऐसा ये पूछना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो आपको दिख रहा है कि संस्कृतिकरण,
सामाजिक गतिशीलता जब नापी जाती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? संस्कृतिकरण कहलाता है, जिस प्रक्रिया के आधार पे नापी जाती है। संस्कृताइजेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सामाजिक गतिशीलता नापी जाती है कि समाज ने कितना प्रोग्रेस कर लिया है। अगला क्वेश्चन, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? एशियन ड्रामा पुस्तक की जब हम बात करते हैं तो गुरनार मिडल की ये पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। गुरनार मिडल आपका राइट आंसर होगा। गुरनार मिडल की ये पुस्तक आपकी कहलाती है, ठीक है। एशियन ड्रामा, और इस पुस्तक में उन्होंने एशियाई देशों में गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों की चर्चा की थी। आप इसका पब्लिकेशन ईयर भी, डेट भी देख लीजिएगा। 49वां वाला क्वेश्चन, अब हम लास्ट की तरफ बढ़ चले हैं स्टूडेंट। अगर आपको एक महामैराथन लेक्चर चाहिए होगा तो आप हमें महामैराथन करके कमेंट करिएगा। आपके लाइक और कमेंट से ही पता चलेगा कि हमको महामैराथन लाना है कि नहीं लाना है। जैविक उद्विकास की अवधारणा संबंधित है। जैविक उद्विकास यानी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात कर रहा है। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात होगी तो उससे जुड़ा हुआ कौन है? डार्विन है। तो डार्विन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज जो बहुत प्रमुख पुस्तक है, 1859 में आई थी, इसका बड़ा योगदान है। इसी में वो जैविक उद्विकास की भी बात करते हैं। 50वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है? यानी ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण बोले तो ग्लोबलाइजेशन का परिणाम क्या है? तो नगरीकरण में वृद्धि। क्या है? नगरीकरण में वृद्धि। आतंकवादी गतिविधियां से ग्लोबलाइजेशन नहीं होता है, संस्कृति का बाजारीकरण से भी नहीं होता है, और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से नहीं होता है। तो बस ऑप्शन आपका ए राइट है। तो आपका ऑप्शन ए राइट है। इसलिए इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन, नगरीकरण में वृद्धि से वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो है वो बढ़ती है, होती है। तो स्टूडेंट इस तरह से 50 क्वेश्चन आपके लिए कवर कर दिया है। आशा करता हूँ वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।